हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ख़त्म कर लिया है। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हम साइनोबैक्टीरिया में जो होता है वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी हम और किसी बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं पहला, और दूसरी बात यह है कि साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग्स होती हैं अंदर की तरफ, जो जिसमें हमारे फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। थाइलेक्वाइड, उसको हम थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बैक्टीरिया में होता है कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट पे कहाँ चले गए, या उसमें तो थाइलेक्वाइड होता ही नहीं है। ऐसी बातें मन में आप मत रखिए। हम अभी जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का पार्ट पढ़ रहे हैं, वो हम केवल और केवल साइनोबैक्टीरिया के ही बारे में बात कर रहे हैं, और किसी भी बैक्टीरिया के बारे में भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद जब किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात होगी तो मैं आपको उस वक्त बता दूंगी कि इस बैक्टीरिया के बारे में अब बात ख़त्म हो चुकी है और इसके बारे में बात शुरू हो चुकी है। तो चलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करते हैं। ये होता कब है? हमने भी तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा है जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें NADPH की ज़रूरत ना हो। मतलब जब साइनोबैक्टीरिया को NADPH की ज़रूरत ना हो, केवल ATP की ही ज़रूरत हो, उस कंडीशन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ना तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना तो NADPH की सिंथेसिस होती है, और ना तो दोनों फोटो सिस्टम ही इन्वॉल्व होते हैं, केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि अगर सेल को ATP की ज़्यादा ज़रूरत है NADPH के कंपैरिजन में, तभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखा है केवल PS1 ही इसमें इन्वॉल्व होता है, बता ही चुकी हूँ मैं। अब देखिए, हमने जो लास्ट टर्म पे पढ़ा था ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसका डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन अब हम केवल PS1 की ही बात करेंगे। PS1 जो फोटोन को रिसीव करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, बारी बारी से हम नहीं बात करेंगे कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। हम सीधे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे, जो नॉर्मली क्या होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही एक्साइटेशन होता है। तो अब देखिए, हम आज के लेक्चर पे वापस आ जाते हैं। PS1 की हम बात कर रहे हैं। PS1 सबसे पहले क्या किया, PS1 ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड फेज में चले गए। अब एक्साइटेड फेज में तो रहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनको तो नॉर्मल कंडीशन ग्राउंड स्टेट में आना है, क्योंकि उन्हें अपनी पोटेंशियल एनर्जी बनानी, काइनेटिक एनर्जी उनको अपनी लो रखनी है, तभी वो स्टेबल हो पाएंगे। तो PS1 क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन के दूसरे कैरियर्स में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके पास से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको अपनी कमी को भी पूरा करना है। तो कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो हो नहीं रही यहाँ पे कि वाटर से आ जाएगा, कोई भी फोटोलिसिस भी नहीं होती यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं से आने का सोर्स नहीं है, तो अब इस क्या करेगा, ये अपने ही जो गए हुए इलेक्ट्रॉन, जो दूसरे लोग लेके चले गए हैं इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे FeS आयरन सल्फर प्रोटीन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके चला जाता है दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनर्स को देने के लिए। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो अपनी कमी को कहाँ से पूरा करेगा, कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स पे ही डिपेंड करेगा, जब तक इसको आके इलेक्ट्रॉन इसका वापस नहीं कर देते। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे वापस करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बस ये एक सीरीज़ ऑफ प्रोसेस कई सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर से होकर के गुजरता है, तब PS1 को मिलता है। ठीक है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे जैसे सेल में इनका अरेंजमेंट होता है, पाए जाते हैं, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को पहले कैरी करते हैं, उसके बाद वापस PS1 को लौटा देते हैं, तो PS1 अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो अब कहाँ कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, PS1 एक्साइटेड स्टेट में हो गया, फिर उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब आयरन सल्फर प्रोटीन ने उसे फेरिडॉक्सिन में ट्रांसफ़र किया। फेरिडॉक्सिन ने साइटोक्रोम B563 एक पिगमेंट है जो साइनोबैक्टीरिया में ही पाया जाता है, स्पेसिफिक पिगमेंट है, इसको आप लोग इसी तरह से लिखेंगे। तो साइटोक्रोम B563 वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, प्लास्टोक्यूनोन को। ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F को ट्रांसफ़र करेगा, और वो अल्टीमेटली प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफ़र करेगा, जो कि प्लास्टोसाइनिन साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, फिर से PS1 को
ट्रांसफ़र कर देगा, तो PS1 जो ऑक्सीडाइज हो गया था वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ भी जनरेट होते हैं जब B6 साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम F में जाते हैं। उस टाइम पे ही ATP की फॉर्मेशन होती है, ADP और PI की प्रेजेंस में। ATP बन जाता है, ATP बन जाता है मीन्स फॉस्फोराइलेशन हो गया। फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना ही फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, और ये साइक्लिक वे में है इसलिए हम इसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन करेंगे, और ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये आपका सिंपल हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें PS1 से चलता है और PS1 में ही वापस आ जाता है। और PS1 कितने पे एब्जॉर्ब करता है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, 700 नैनोमीटर पे ये एब्जॉर्प्शन करता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। अब हम आते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, अब हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। एक ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट एनर्जी तो यूटिलाइज होती है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ये कुछ अलग टाइप की फोटोसिंथेसिस है जो अलग टाइप की बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब हम साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, किसी और बैक्टीरिया की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती और वाटर इलेक्ट्रॉन का डोनर नहीं होता है। वाटर इलेक्ट्रॉन का डोनर कहाँ था, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइनोबैक्टीरिया में था। लेकिन जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है इसमें वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर प्रेजेंट नहीं होता। ये किस किस बैक्टीरिया में होता है, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। ये होता है प्रोटियोबैक्टीरिया फैमिली के पर्पल सल्फर और नॉन सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को इस नाम से जाना जाता है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया को इस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफ्लेक्साई। उसके बाद हीलियोबैक्टीरिया होता है, इसको हम फर्मिक्यूट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एसिडोबैक्टीरिया भी होते हैं जिसमें हमारे एनारोबिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये फोटोन ऑफ लाइट को तो यूज़ करते हैं लेकिन ऑक्सीजन जनरेट नहीं करते। ऑक्सीजन जनरेट ना तो ये करते हैं ना तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो कर पाते हैं। ये स्ट्रिक्ट एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं एनारोब्स हैं, कोई भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म इसमें से नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्लोरोफिल नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती जैसा कि साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। इसमें अलग तरीके के क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स किस में पाए जाते हैं, इन सब में। फिर वही बात हो गई, आपको वही सब नाम याद करने पड़ेंगे। अब जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी है उसके एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू है, एब्जॉर्प्शन की रेंज है वो इतनी है नैनोमीटर। मीन्स क्या होता है, ये विजिबल लाइट विजिबल रेंज से बाहर है। विजिबल रेंज क्या होती है, आपने पढ़ा होगा 400 से 700 तक ही होती है विजिबल रेंज, जिसमें हम ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ये सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। लेकिन अगर इस रेंज से बाहर चला गया है तो कौन सा रीजन आ जाता है, वो IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन आ जाता है, जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन करते हैं। मीन्स ये वाली रीजन की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं जो सनलाइट से आती है। ठीक है, यूवी विजिबल रेंज या यूवी रेंज की लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इस पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से। अब इसमें क्या होता है, सिंगल फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। मीन्स एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मतलब ये किस टाइप का होता होगा, कुछ साइक्लिक टाइप की सिस्टम इसमें होती होगी, क्योंकि अगर सिंगल फोटो सिस्टम प्रेजेंट है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहाँ पे वापस जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो रहेगा नहीं, इसको तो रिड्यूस होना होगा, नॉर्मल कंडीशन में आना होगा। इसीलिए क्या होता है, इसमें साइक्लिक टाइप का कोई सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली एनारोब्स होते हैं। मीन्स वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते, ना तो उन ऑक्सीजन वो इवॉल्व करते हैं ना तो उसकी प्रेजेंस में ग्रो कर पाते हैं, वो स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं। तो ये कुछ जनरल फीचर हमने आपको बता दिया एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। लेकिन इसकी मैकेनिज्म और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं, ये हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। बैक्टीरिया के नाम सबको याद हो जाने चाहिए, उनके कॉमन नेम भी और उनका स्पेसिफिक नेम भी। ये कॉमन नेम है, ये इनका स्पेसिफिक नेम है, ये सबको आज के आज याद हो जाने चाहिए। आज मैंने कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ नहीं बताई है आप लोगों को। ये सारे कंपोनेंट देखिए, होता क्या है कि जो हमने यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको बताया है,
ये इसका बेसिक प्रिंसिपल आप प्लांट में भी सेम है, सेम इसी तरह का कहाँ होता है, प्लांट में भी होता है। लेकिन जो ये फैक्टर्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व हैं वो यही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्लांट में नहीं होंगे, कहीं ना कहीं डिफ़र कर रहे होंगे। तो ये आप स्ट्रिक्ट इस सेंस में याद करेंगे कि आप साइनोबैक्टीरिया का याद कर रहे हैं, पुरानी किसी बुक में नहीं देखेंगे 12th क्लास की, क्योंकि वो प्लांट वाला दिया होगा। ठीक है, आपको यहीं से नोट करना होगा, आप यहीं से नोट करेंगे। ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रिक्टली मैंने दिया हुआ है, इसको आप ऐसे ही बनाएंगे और इसको याद भी करेंगे। तो आज याद करने का काम आपका ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद जब ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, अभी हम एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बाद फिर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही भयंकर वाला टेस्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस वाला। ठीक है, तो इसको हम आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को याद भी होता जाए। तो इतना लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। कल हम फिर आगे बताएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू।